हेलो देयर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। इस मोहम्मद फ़हीम। और आज का लेसन जो है ये कम्प्लीटली होगा लिसनिंग के पार्ट 3 से रिलेटेड। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग कम्प्रीहेंसिवली कर चुके हैं और आज की वीडियो का मकसद है कि आइस का वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सेक्शंस जो कि अक्सर स्टूडेंट्स के लिए मुसीबत का बायस होता है ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी, और ये आपके बैंड स्कोर को कम करने में एक बुनियादी किरदार अदा करता है। सेक्शन 3 के मुतालिक आज हम कम्प्रीहेंसिवली बातचीत करेंगे और हम ये देखेंगे कि कैसे डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ करके एक अच्छा बैंड स्कोर हासिल किया जा सकता है। आज का आइट्स का जो पार्ट 3 है उसमें बेसिकली हम 5 से 6 चीज़ों पर फोकस करेंगे और जो चीज़ें हम एक प्रेजेंटेशन स्टाइल में देखेंगे फिर हम उनको आइट्स की प्रैक्टिकल लिसनिंग पे जो है वो अप्लाई करेंगे। आज सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ पर्टिकुलर टिप्स जो कि रियली इम्पोर्टेंट हैं और आपके लिए अच्छा आइट्स का टेस्ट स्कोर अचीव करने में हेल्पफुल हो सकती हैं, स्पेशली दे आर कंसर्न विद सेक्शन 3, पार्ट 3 से रिलेटेड है। एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, जैसे कि इससे पहले भी वीडियोस में कहा कि पार्ट 3 जो है इसमें भी आपकी लिसनिंग को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन कैन कंसिस्ट ऑफ from question 21 to 24 or 21 to 22 and then the rest of the question in the second portion. अभी आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो आपको कुछ टिप्स जो हैं मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मल्टीपल चॉइस कर रहे हैं क्वेश्चंस, तो इसमें सबसे पहले जो है अगर आप गौर करें तो बुनियादी चीज जो है वो लुक फॉर द टाइटल। जिस चीज के बारे में टेप स्क्रिप्ट में स्पीकर बात कर रहा है वो बेसिकली उसका टाइटल क्या है। टाइटल आपके लिए बहुत सारी चीजें जो है वो वाजे कर देगा। अगर आप टाइटल को इग्नोर करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने बुनियादी चीज जो है वो अपने जहन से उसे गुजार दिया, उस पर कंसिडर नहीं किया। तो टाइटल जो है वो बुनियादी अहमियत का हामिल होता है। नंबर 2 जो है वो आपने सारे का सारा क्वेश्चन कंप्लीटली रीड करना है। क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है वो इंतहाई सिग्निफिकेंट होती है। कोई चीज जो है उसको रिजॉल्व करने के लिए या सॉल्व करने के लिए या किसी चीज का आंसर जो है तलाश करने के लिए। सो द बेस्ट थिंग इज रीड द क्वेश्चन इन फुल। तीसरा की एलिमेंट जो है वो है कि अंडरलाइन द कीवर्ड्स। जो आपके कलीदी अल्फाज हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, खास अल्फाज हैं, उनको फौरन से पेशतर अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको हाफ अ मिनट जो है वो क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए दिया जाता है। और इसमें इस बात पे मत घबराइएगा कि अब पेपर खराब हो गया, आंसर शीट खराब होगी। आंसर शीट तो आपको दी पहले जाएगी और उस पे तो आपने आखिर पे करना है। ये तो एक क्वेश्चन पेपर है, इस पे आप जो कुछ मर्जी अंडरलाइन कीजिए, जैसे मर्जी टिक लगाइए। जो भी कीवर्ड आपको मिले फौरन से पेशतर उसको अंडरलाइन कीजिए ताकि जवाब ढूंढने में आपको आसानी रहे। नंबर 4 है जी अवॉइडिंग कंफ्यूजन। मुकम्मल तौर पर जो गो मगो की कैफियत है, कंफ्यूजन की कैफियत है, इससे बाहर निकल आइए। फॉर एग्जाम्पल टेप स्क्रिप्ट सुनते हुए अक्सर आपने ये पहली 2 वीडियोस में देखा होगा कि वर्ड बोलते हैं शुड और शुडंट, यानी शुड या शुड नॉट। यानी सबसे पहले स्पीकर कहता है कि यू शुड अटेम्प्ट, आप फौरन बीइंग अ स्टूडेंट सोचते हैं जी ये हमारा जो है ये ऑप्शन है आंसर का, फौरन टिक कर लेते हैं और उसके बाद फौरन से वो पैंतरा बदलता है, जस्ट मूव, जस्ट स्वेज ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट, वो अपनी स्टेटमेंट से फिर जाता है से शुडंट, नहीं ये नहीं करना चाहिए। आपने स्पीकर की स्टेटमेंट को कंप्लीटली सुनना है और इसमें जो है आपका आंसर पोशीदा होता है इन दोनों सिचुएशंस में, क्योंकि वो सर्टनली कोई चीज नहीं कहते। आइट्स आपकी एबिलिटीज को टेस्ट कर रहा है, वो कभी नहीं कहेंगे यू विल अटेम्प्ट फॉर इट,
यू शुड गो फॉर इट, ऐसा हरगिज नहीं कहेंगे। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो आपकी स्क्रीन पे है वो है फाइंड सिनोनिम्स, और ये बात बहुत दफा रिपीट हो चुकी है। ऑल्टरनेट वर्ड्स जो हैं वो आपकी स्पीकिंग टेस्ट में डेफिनेटली सारे का सारा स्पीकिंग टेस्ट ऑलमोस्ट आप कह लें 80% एन एक्सटेंसिव पोर्शन जो है वो सिनोनिम यूज किए जाते हैं, ऑल्टरनेट वर्ड्स यूज किए जाते हैं। और जब आप टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आपने इस चीज को कंसीडर करना है कि आप वोकेबलरी वर्ड्स भी अंडरलाइन करते जाएं। जब आप अपने घर में या अपनी सेपरेट जगह जहां आप तैयारी करते हैं वहां पे ये जब आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो ये आपकी ना सिर्फ वोकेबलरी की स्ट्रेंथ बढ़ाएगी बल्कि इससे आपको ये जानने में भी मदद मिलेगी कि किस सिचुएशन में कौन सा ऑल्टरनेट वर्ड जो है वो यूज किया गया है और हमने इसे कैसे एक्सप्लॉइट करना है। नेक्स्ट हमारे सामने स्क्रीन पे है पैराफ्रेजिंग। अगेन इट्स जस्ट लाइक अ सिनोनिम्स, ऑल्टरनेट वर्ड्स। आपने कोई चीज देखी है, आपने उसको अपने जहन में जो है वो ट्रांसलेट किया है, तो ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शन होना चाहिए उसके ऑल्टरनेट वर्ड का, और आपको ये चीज अपने जहन में बैठानी चाहिए दैट ही और शी इन द टेप स्क्रिप्ट इज नॉट गोइंग टू से व्हाट्स इन योर नोटबुक, व्हाट्स इन योर टेस्ट पेपर। जो आपके टेस्ट के पेपर में है वो चीजें ये नहीं कहेगा, तो आप पैराफ्रेजिंग आपके लिए बहुत सी चीजें आसान कर देती है। लेकिन अगेन क्वेश्चन ये है और सवाल ये है कि आपके पास ऑल्टरनेट वोकेबलरी वर्ड्स हैं जो कि इस चीज की डिमांड करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करें, ज्यादा से ज्यादा सुने और टेप स्क्रिप्ट को देखें। जैसा कि मैंने अपनी सेकंड वीडियो में कहा था, 4 ऑप्शंस बताए थे आपके लिए, उसमें जो चौथा ऑप्शन था टेप स्क्रिप्ट आपके सामने हो, हेडफोन आपके कानों पे लगा हो और आप सामने जो है वो अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको देखकर टेप स्क्रिप्ट को सुने, तो आपको पता चलेगा कौन सा वर्ड कैसे जो है प्रोनाउंस किया जाता है और कौन सा वर्ड अल्टरनेट के तौर पर यूज हुआ है और इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो एज एन ऑल्टरनेटिव वर्ड कैसे यूज किया जा सकता है इन अ सिमिलर सिचुएशन इन कमिंग टेस्ट्स। हम आगे मूव करते हैं जी। रीड ऑल द ऑप्शंस। मल्टीपल ऑप्शंस में जैसा कि हमने इसकी एक झलक सी कल के टेस्ट में की थी, आज तो कंप्रिहेंसिवली से करेंगे। आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें आपके पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं ए बी सी डी और फर्दर, देयर कैन बी फर्दर। तो उसमें से आपने 1 या 2 चूज करने होते हैं। तो आपने ये नहीं कहना कि ये स्टेटमेंट, क्वेश्चन स्टेटमेंट तो मैंने पढ़ ली और मेरा ख्याल है कि लिसनिंग से पहले ये पॉसिबल आंसर हो सकता है, नहीं, बाकी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसी गलती मत कीजिए। यू हैव टू रीड ऑल द ऑप्शंस, क्योंकि बाजुकात वो सारे के सारे ऑप्शंस जो है वो बोलते हैं, बाजुकात कोई एक आध ऑप्शन मिस करते हैं और बाजुकात सारे ऑप्शन बोल के फिर करेक्शन करते हैं, नहीं ये इसका पॉसिबिलिटी ये है इस काम की और ये ऐसे होना चाहिए। तो ये गलती कभी मत कीजिए कि आप किसी ऑप्शन को छोड़ देते हैं और फिर अगले पे जंप करते हैं। हमारा लास्ट टिप जो है आइट्स के मल्टीपल क्वेश्चंस को करने के लिए वो है जी कि वेट फॉर द स्पीकर फाइनल रिस्पॉन्स। स्पीकर के फाइनल रिस्पॉन्स का जो है वो इंतजार कीजिए। यहाँ पे मेरी एक मिस्टेक है, स्पीकर के साथ मैंने अपॉस्ट्रोफ एस नहीं लगाया। वेट फॉर द स्पीकर्स फाइनल रिस्पॉन्स एज द स्पीकर माइट से समथिंग डिफरेंट अबाउट एन ऑप्शन। आपको स्पीकर की, जो बंदा बोल रहा है टेप स्क्रिप्ट में, उसकी पूरी बात सुनना है। हो सकता है कि कोई बात करके he might sway you away from the answer and he might bring you to the right answer। हो सकता है पहली स्टेटमेंट उसकी जो है वो कॉम्प्लेक्स हो, मुश्किल हो, डिफिकल्ट हो, लेकिन हो नेगेटिव। हो सकता है दूसरी स्टेटमेंट उसकी आसान हो, बड़ी काबिल फहम हो, मगर सही हो और आप कहे नहीं ये गलत है। तो उसकी पूरी बात सुनिए बजाय इसके कि आप कोई भी चीज जल्दी में जो है वो गलत कर दें। आज टेस्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको लेके जाऊंगा इस टेस्ट की कंप्लीट जो है ब्रीफिंग की तरफ। इससे आपको पता चलेगा कि आज के जो मल्टीपल ऑप्शंस के टेस्ट हैं उनको हमने अटेम्प्ट कैसे करना है। अभी आप अपनी स्क्रीन पे देखिए तो ये सेक्शन 3 है आइट्स के लिसनिंग टेस्ट से रिलेटेड और इसमें क्वेश्चन 21 to 30 का आपको ऑप्शन दिया गया है। अगर आप गौर से देखें जिसमें फर्स्ट यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन 21 to 22, 2 आपके सामने हैं।
यहाँ पे सॉल्व्ड एग्जाम्पल, हल शुदा एग्जाम्पल आपके सामने है जो कि आपको क्लू देगी कि आपने कैसे हल करना है। अगेन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 21 है, मेलानी सेज शी हैजंट स्टार्टेड द असाइनमेंट बिकॉज। अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट दी गई है और उसके 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बी सी। मेलानी अपनी असाइनमेंट शुरू नहीं कर सकी। ऑप्शन ए है जी, शी वॉज डूइंग वर्क फॉर एनदर कोर्स, वो किसी दूसरे कोर्स में मसरूफ थी। ऑप्शन बी, इट वॉज अ रियली बिग असाइनमेंट, शायद ये बड़ी असाइनमेंट थी। और सी का ऑप्शन जो है जी, शी हैजंट स्पेंट टाइम इन द लाइब्रेरी। सो इनमें से कौन सी पॉसिबल जो है वो वजह हो सकती है जो कि बुनियाद बनी मेलानी के लिए कि वो अपनी असाइनमेंट जो है वो तैयार नहीं कर सकी, स्टार्ट नहीं कर सकी। क्वेश्चन 22 है जी, द लेक्चरर सेज दैट रीजनेबल एक्सक्यूजेस फॉर एक्सटेंशंस आर। अब लेक्चरर जो है वो 3 ऑप्शंस प्रोवाइड करता है आपके लिए, वो मेलानी को बताता है बेसिकली, और आर्ट्स वालों ने 3 ऑप्शंस लिखे हैं जी। नंबर 1 है जी प्लानिंग प्रॉब्लम्स, नंबर बी है जी प्रॉब्लम्स विद असाइनमेंट डेडलाइंस, एंड सी पर्सनल इलनेस और एक्सीडेंट। इन 2 सवालों से मुतल्लिक 2 चीजें जहन में रखिए जब आप सेक्शन 3 अटेम्प्ट कर रहे हैं। मेलानी सेज शी हैजंट स्टार्टेड द असाइनमेंट बिकॉज, नंबर 1 ऑप्शन है इस सवाल में, असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुई। बिकॉज असूली तौर पर जो प्रपोजिशन है वो कीवर्ड नहीं होता, मगर यहां पर रीजन के लिए, रीजन को बताने के लिए बिकॉज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। सो बिकॉज इज आर कीवर्ड्स, हमने रीजन तलाश करनी है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें, द लेक्चर सेज दैट रीजनेबल एक्सक्यूजेस फॉर एक्सटेंशंस आर। अब यहाँ पे हमारा कीवर्ड्स जो हैं वो रीजनेबल एक्सक्यूजेस हैं। कौन सी वजूहात हो सकती हैं या कौन से ऑप्शंस जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं जो कि उन्हें एक्सटेंशन लेने में मदद दे सकते हैं। सो कीवर्ड्स आर रीजनेबल एक्सक्यूजेस। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं। अब क्वेश्चन जो हैं वो आपको एक लिस्ट में से, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस जो है वो प्रोवाइड की गई है, उसमें से पिक करने हैं। और इस किस्म का एक सेक्शन हम वीडियो नंबर 2 में सेक्शन 2 से रिलेटेड जो कि लिसनिंग की वीडियो थी हम कर चुके हैं। यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑप्शंस जो प्रोवाइड की गई है एक बॉक्स में, एक कॉलम में, और उसके साथ अगेन क्वेश्चन नंबर 23 टू 27 जो है वो नाम बताए गए हैं प्रोफेसर्स के। सबसे जरूरी जो चीज है वो ये है कि हम सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ें कि लिखना क्या है। व्हाट रिकमेंडेशंस डज डॉक्टर जॉनसन मेक अबाउट द जर्नल आर्टिकल्स, यानी जर्नल आर्टिकल्स के मुतालिक डॉक्टर जॉनसन की जो स्टेटमेंट है वो क्या है। चूज योर आंसर्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट द लेटर A to G नेक्स्ट टू क्वेश्चंस 23 to 27। बड़ा क्लियरली उन्होंने बताया जी कि ये जो हजरात हैं नीचे 23 to 27, these persons, these professors or these writers or these authors, so this is how you can use multiple words। इनके आर्टिकल कौन से बेहतर हैं जो आपने पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, वो ऑप्शंस आपके मल्टीपल ऑप्शंस बॉक्स में दिए गए हैं A to G। तो आपने गौर करना है जी कि जब टेप स्क्रिप्ट ऑन होती है तो आपको क्या चीज जो है वो प्रोवाइड की गई है ऑप्शंस के तौर पर, ताकि आपके लिए आसानी रहे। नेक्स्ट है जी हमारे पास अगेन इसी सेक्शन में एक हिस्सा जो कि बेसिकली मुश्तमिल है एक ग्राफ पे, और इसमें अगर आप गौर से देखें, मैं इसे स्मॉलर फॉन्ट में कर रहा हूं ताकि आप कंप्लीटली इसे देख सकें। लेबल द चार्ट बिलो, यहाँ पे अब अगर आप देखें एक चार्ट है आपकी स्क्रीन पे, बार चार्ट है या कॉलम चार्ट आप इसे कह लें। वहां पे आपके क्वेश्चन जो आपने जवाब देने हैं नंबर 28, 29 एंड 30, लेकिन उसके साथ कुछ कॉलम्स ऐसे भी हैं जहां पे ऑलरेडी आंसर जो है वो मेंशन किए गए हैं।
अब इसमें क्लियरली स्टेटमेंट जो है वो लिखी गई है, चूज योर आंसर्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो एंड राइट द लेटर्स A to H नेक्स्ट टू द क्वेश्चन 28 and 30। नीचे बॉक्स में पॉसिबल रीजंस दी गई हैं जिसकी वजह से, जो कि हमारे आंसर्स की बुनियादी वजह है। याद रखिए, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, चाहे आपको क्वेश्चन की समझ आ रही है या नहीं आ रही, फोकस आपने इस चीज पे करना है कि इसका असल थीम क्या है। बाज़ का डिफरेंट सिचुएशन देखकर स्टूडेंट घबरा जाते हैं, जैसा कि इस सेक्शन में आपको 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस किया गया है। फर्स्ट, उन्होंने मल्टीपल ऑप्शंस फ्रॉम अ लिस्ट दिए। सेकंड, मल्टीपल ऑप्शंस दिए। सेकंड, आपको मल्टीपल ऑप्शंस फ्रॉम अ लिस्ट दिए। देन थर्ड, अगेन मल्टीपल ऑप्शंस फ्रॉम अ लिस्ट बट विद द चार्ट और डायग्राम। इसमें से आपने सिलेक्ट करना है। जी, मैं इसे स्क्रॉल अप करता हूं। अगर आप देखेंगे तो अब मैं और आपके टेप स्क्रिप्ट के दरमियान रुकावट नहीं बनूंगा। Carefully and answer questions 21 to 27. Excuse me, Dr. Johnson. May I speak to you for a minute? Sure, come in. I'm Melanie Griffin. I'm taking your course in population studies. Right. Well, Melanie, how can I help you? I'm having a bit of trouble with a second assignment, and it's due in 12 days. What sort of trouble are you having? Is the assignment question a problem? Well, that's part of the problem. I'm also been having trouble getting hold of the books. I've been to the library several times and all the books are out. Sounds like you should have started borrowing books a bit earlier. Well, I had a really big assignment due in for another course, and I've been spending all my time on that. And I thought... You might get an extension of time to finish your assignment for me? If that's possible, but I don't know... Well... जी, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ऑलमोस्ट सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो मेलेनी ने बोले हैं। फर्स्ट, उसमें प्रोफेसर ने कहा कि बुक्स का इशू है, क्वेश्चन का इशू है। तो उसने कहा जी कि मैं लाइब्रेरी में गई हूँ बट आई कुडंट होल्ड ऑन बोरिंग बुक्स वहाँ पे जो है नहीं थी। तो सी ऑप्शन ऑलरेडी जो है वो हमारा गलत हो गया, यानी कि वो ऑप्शन सिरे से है नहीं, बिकॉज द ऑप्शन शी इज़ अबाउट शी हैजंट स्पेंड टाइम इन द लाइब्रेरी, यानी उसने लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड नहीं किया। हालांकि केस ये नहीं है, शी वेंट टू द लाइब्रेरी बट कुडंट फाइंड सम ऑफ द बुक्स। और अगेन इट वाज अ रियली बिग असाइनमेंट। इसके बारे में जो है वो ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि उसने कहा जी कि शी हैज़ असाइनमेंट ऑफ अनदर कोर्स, बिग असाइनमेंट ऑफ अनदर कोर्स, उसके पास एक दूसरे कोर्स की असाइनमेंट है और इस वजह से वो इस असाइनमेंट को अटेम्प्ट नहीं कर सकी। सो बेसिक रीज़न क्या है? मेलानी से शी हैजंट स्टार्टेड द असाइनमेंट बिकॉज ए, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि वो एक और कोर्स की असाइनमेंट कर रही थी। हम रिज्यूम करते हैं, आप सुनिए जरा। Yes, it is possible, but extensions are normally given only for medical or compassionate reasons. Otherwise, it's really a question of organizing your study, and we don't like giving extensions to students who simply didn't plan their work properly. What did you get for your... जी, इसमें हमारा क्लियरली बताया गया जी, जो ऑप्शन है वो मेडिकल रीज़न की वजह से, पर्सनल इलनेस और एक्सीडेंट, ये उसी जो है उसी से रिलेटेड है। इसके अलावा किसी और चीज़ के लिए जो है वो एक्सटेंशन ग्रांट नहीं की जाती स्टूडेंट को। और प्रोफेसर ने क्लियरली बताया दैट वी कैन अलाउ यू एन एक्सटेंशन बिकॉज ऑफ मेडिकल रीज़न। अब आगे क्या चलते हैं, देखिए जी, आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ कही गई है। First assignment. I got 87%. Yes, you did very well, indeed. So, obviously, you can produce good work. I don't think I'll need too much extra time, as long as I can get hold of some of the important references. Well, since you did so well in your first assignment, I'm prepared to give you an extra 2 weeks for this one. So, that'll mean you'll need to submit it about a month from now. Oh, thank you. Now, what about the... जी,
अब यहाँ पे आपने गौर किया होगा काफ़ी लंबी गुफ्तगू चली, जबकि दूसरे 22nd क्वेश्चन का आंसर जो है वो बिगनिंग में ही दे दिया गया मेडिकल रीज़न की वजह से। अब उसने रीज़न चूंकि एक तरह से ना की, मगर उसने पूछा आपके प्रीवियस असाइनमेंट में मार्क्स कितने थे, दैट वर 80+, वो 80+ थे, यानी 84 और 86 समथिंग लाइक दैट। और उसमें उनका चूंकि आपके मार्क्स अच्छे थे, चले मैं आपको 2 वीक की एक्सटेंशन दे देता हूँ। अब वो बात करेंगे अगले हिस्से में, अगले हिस्से से रिलेटेड सवालात की तरफ। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, इसमें मल्टीपल ऑप्शन एक बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं, और अगेन यू हैव टू पिक द राइट आंसर अगेंस्ट द नेम्स ऑफ प्रोफेसर्स और ऑथर्स और राइटर्स। आपने मुख्तलिफ ऑथर्स या राइटर्स जो हैं जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल्स लिखे हैं, उनसे रिलेटेड जो ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं बॉक्स में, उनमें से एग्जैक्ट ऑप्शन पिक करना है। और आपने पूरा नाम नहीं लिखना, पूरा वर्ड नहीं लिखना, बल्कि इसकी जगह पे आपने सिर्फ अगेन जो अल्फ़ाबेट्स प्रोवाइड किए गए हैं इन द बिगिनिंग, ABCD और E और इवन F एंड G, इनमें से जो भी एक्यूरेट है वो आपने प्रोवाइड करना है। अगर आप गौर से देखें तो अभी टेप स्क्रिप्ट जब ऑन होगा तो इसमें क्लियरली ये बात आ जाएगी। एग्जाम्पल एंडरसन एंड हॉकर, इनका A है, यानी मस्ट रीड आर्टिकल्स हैं। क्योंकि हम अगर आप क्वेश्चन की तरफ जाएं तो आप देखेंगे what recommendations does Dr. Johnson make about the journal articles? डॉक्टर जॉनसन ने कौन सी रिकमेंडेशन जो है वो आर्टिकल्स की रीडिंग से रिलेटेड जो है वो सजेस्ट की हैं। अब इसमें हम टेप स्क्रिप्ट ऑन करेंगे और हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ हमारे सामने आती है। Reading materials. Have you checked out the journal articles in the list? No, not yet. There were about 20 of them, and I wasn't sure which ones would be most useful or important. Well, they're all useful. But I don't expect anyone to read them all because a number of them deal with the same issues. Let me give you some suggestions. The article by Anderson and Hawker is really worth reading. जी, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उसके बारे में बताया गया। एंडरसन और हॉकर का जो लिखा हुआ आर्टिकल है, दैट्स वर्थ रीडिंग। अब वर्थ रीडिंग का मतलब है कि वो पढ़ने के काबिल है, यानी वो उसकी इतनी वैल्यू है। अब उसमें हम कीमत का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, इतनी वैल्यू है कि वो पढ़ा जाए। अब इसकी जगह ऑल्टरनेट वर्ड जो है वो आप अगर अपनी शीट पे देखें तो लिखा हुआ है मस्ट रीड, ए ऑप्शन, क्योंकि ए आंसर उन्होंने खुद आइट्स वालों ने प्रोवाइड किया है। ए हमारा ऑप्शन है। मस्ट रीड और वर्थ रीडिंग ये एक्चुअली एक दूसरे के सिनोनिम्स के तौर पर यूज़ किए गए हैं। हम रिज्यूम करते हैं लिसनिंग, इससे हमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो है वो मालूम होंगी। Right, I'll read that one. You should also read the article by Jackson, but just look at the part on the research methodology, how they did it. Okay. जी, अब इसमें जैक्सन के मुतल्लिक जो बात की गई है उसका आर्टिकल है। यू शुड कंसल्ट या रीड द पार्ट ऑफ रिलेटेड टू मेथोडोलॉजी। अगर आप गौर से देखें एक्सक्यूज मी, ऑप्शन ई जो है उसके सामने लिखा गया है रीड रिसर्च मेथड्स, जबकि इसमें जो टेप स्क्रिप्ट में प्रोफेसर साहब बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि पार्ट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वो आपने स्टडी करना है। तो ऑब्वियसली रिसर्च मेथोडोलॉजी इज सेम, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। रीड रिसर्च मेथोडोलॉजी पूरी रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं, बल्कि पार्ट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी जैसा कि जैक्सन ने लिखी है। हमारा आंसर जो है वो इसी से कंसर्न है। हम क्या पुट करेंगे? ई। आगे बढ़ते हैं। Jackson. Got that. And if you have time, the one by Roberts says very relevant things, although it's not essential. So, okay, if it's useful, I'll try and read that one. Now, the one by Moore. जी, रॉबर्ट्स की बात की है और रॉबर्ट्स के क्लियरली जो है वो मेलेनी ने भी लफ्ज़ बोला है यूजफुल। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो हमारे सामने है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ दे विल बी टॉकिंग अबाउट मॉरिस। वो मॉरिस के आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। लेट्स लिसन टू ऑडियो टेप। This, I wouldn't bother with that at this stage if I were you. Okay, I won't bother with Morris. जी, मॉरिस के बारे में उन्होंने कहा जी आई वोंट बॉदर दैट एट दिस स्टेज। मैं इस स्टेज पर ये बॉदर नहीं करूंगा, यानी ये तकल्लुफ नहीं करूंगा कि मैं मॉरिस को पढूं।
और इसका अगर आप अपनी लिस्ट में जाएं तो लास्ट ऑप्शन बचता है जी डोंट रीड, यानी इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस चीज़ को आप बॉदर नहीं कर रहे उसको आपने पढ़ना कैसे? तो ऑब्वियसली आई वुडंट बॉदर यानी कि डोंट रीड, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स के तौर पर यूज हुए हैं और यही हमारा आंसर है, क्योंकि इस क्लियरली उसने बात कही है जी कि मैं तो इसके जो है वो कंसल्ट ही नहीं करूंगा, मैं तो जो इसको बॉदर ही नहीं करूंगा कि ये आर्टिकल है या नहीं है। तो ऑब्वियसली दिस मीन्स ही इज नॉट गोइंग टू रीड इट, मेलानी इज नॉट गोइंग टू रीड इट एज वेल बिकॉज द सजेशन इज फ्रॉम द प्रोफेसर। अच्छा, अब इसमें एक लफ्ज के मुतल्लिक मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि आइट्स के जो टेस्ट्स हैं इनमें स्पीकर्स का एक्सेंट डिफरेंट होता है। जो कि प्योरली इंग्लैंड से हैं उनका एक्सेंट डिफरेंट है। बाज़ औक़ात इसमें लंदन में बोले जाने वाली लोकल ज़बान जिसे कॉकनी कहते हैं, जो कि साउथ में बोली जाती है, वो बोली जाती है। बाज़ औक़ात इससे जो नॉर्थ में ज़बान बोली जाती है, नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में, जिसे जॉर्डी कहते हैं, जॉर्डी से रिलेटेड एक्सेंट है, जिसमें बस को बुस, लव को लुव, मच को मुच, सम को सुम बोलते हैं, ये बोली जाती है। अच्छा, जो जॉर्डी एक्सेंट है, जो नॉर्दर्न एक्सेंट है, ये बेसिकली स्कॉटलैंड, नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड, आयरलैंड के एक्सेंट तो खास डी आप कह लें कि बहुत साउंड नॉर्दर्न एक्सेंट है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये पर्टिकुलरली एक ही तरह से बोलते हैं, यानी इनमें बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है बोलने, सिमिलैरिटी आप कह लें, रिजेम्बलेंस तो बाय फेस होती है, सिमिलैरिटी है इन द स्पीकिंग। और अगर आप गौर करेंगे तो जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है, जो कि हाई पिच वॉइसेस हैं, वो बोली जाती हैं। अभी आपने एक वर्ड सुना होगा सजेशन। अब ये लफ्ज को डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, आप भी अपनी स्पीकिंग में इसी तरह यूज कर सकते हैं। सजेशन, सजेशन। दूसरा एक्सेंट ये होगा सजेशन, सजेशन। तीसरा एक्सेंट इसका ये होगा सजेशन, suggestion. So this is how they pronounce a single word in a different ways. हम resume करते हैं। Oh, now, someone told me the article by Cooper is important. Well, yes, in a way. But just look at the last part, where he discusses the research results. And, जी, कूपर के बारे में बात की है। जो कूपर ने आर्टिकल लिखा है, प्रोफेसर ने कहा जी कि जस्ट रीड द लास्ट पार्ट। अगर आप पूरी लिस्ट देखेंगे जो कि ब्लॉक में दी गई है, जो कि उस कॉलम में दी गई है, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ लास्ट पार्ट, लेकिन ऑल्टरनेट वर्ड लिखा हुआ है जी रीड कंक्लूजन्स, रीड कंक्लूजन। और उसके साथ एक और चीज कही है कि रीड रिजल्ट्स या कंसल्ट रिजल्ट्स। ऑब्वियसली रिजल्ट्स भी जो है वो आखिरी हिस्से में होते हैं, लास्ट पार्ट में होते हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन जो है वो हमारा आंसर है, क्योंकि कंक्लूजन किसी भी ऐसे में, किसी भी ग्राफ राइटिंग में, किसी भी बुक में कंक्लूजन आखिरी चीज होती है। आर्टिकल्स में, खासकर जो जर्नल आर्टिकल्स होती है, उसमें कंक्लूजन मस्ट होता है। जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट मस्ट होता है बिगनिंग में, इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट के बाद इंट्रोडक्शन होता है, फिर आपका लिटरेचर रिव्यू होता है, फिर आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है, फिर रिसर्च एनालिसिस होता है, उसके बाद आपकी फाइंडिंग एंड डिस्कशंस होती हैं, और लास्ट में आपका कंक्लूजन होता है, जिसमें आप सारी की सारी चीज का कंक्लूड करते हैं। अगेन यहाँ पे जो लास्ट पार्ट है वो कंक्लूजन है। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है जी, फॉस्टर के मतलब क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। lastly, there's Forster. I can't think why I included that one. It's not bad, and could be of some help, but not that much. जी, यहाँ पे हमारी लिस्टिंग जो है वो ऑटोमेटिकली रुक गई। और फॉस्टर के मतलब उसने कहा आई एम नॉट श्योर व्हाई दे इंक्लूडेड दैट, उन्होंने क्यों इसे सिलेबस में डाला है, और दो इट वाज टू रीड बट, लेकिन ये यूजफुल नहीं है। तो ऑब्वियसली इसमें इसकी लिमिटेड वैल्यू है, क्योंकि उसने कहा जी आई डोंट नो हाउ दे व्हाई दे इंक्लूडेड दैट ऑल्दो इट वर्थ्स, यानी उसकी वर्थ भी है, लेकिन क्यों इंक्लूड किया, गालिबन रेलेवेंस का कोई प्रॉब्लम है। हमारा ये कंसर्न नहीं है, हम इस चीज को सोचे। हमारे पास ऑप्शन बचता है जी लिमिटेड वैल्यू का, सी का, क्योंकि वैल्यू भी है लेकिन रेलेवेंस नहीं है, कोर्स से रिलेटेड अगरचे वैल्यू है, तो हम सी जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे, जो कि हमारा आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं टेप स्क्रिप्ट में और देखते हैं कि अगले हिस्से के मुतल्लिक वो क्या बातचीत करते हैं। Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 28 to 30.
Now listen and answer questions 28 to 30. Now let's deal with the assignment question. What's the problem there? It's the graph on page 2. What seems to be the problem? It's just the bar graph showing reasons why people change where they live. Well, I've got a photocopy, but the reasons at the bottom are missing. Ah, okay. Look at the first bar on the graph. Now that indicates the number of people who move because they want more space. Oh, I see. Bar 1. Okay. जी उन्होंने क्लियरली बताया जी कि लोग इसलिए मूव करते हैं कि उन्हें स्पेस की ज़रूरत होती है, और ये आंसर सॉल्व किया गया है आइट्स के एग्जामिनर्स की तरफ से इंडिकेशन देने के लिए कि किस तरह से जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे, और ऑब्वियसली आपको टाइम भी दिया गया था पढ़ने के लिए। इससे अब आपको अटेंटिवली फोकस करना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे रिलेटेड है और उसका आंसर आपने तलाश करना है उन्हीं ऑप्शंस में से जो नीचे ब्लॉक में प्रोवाइड किए गए हैं। आइए चलते हैं टेप स्क्रिप्ट की तरफ और देखते हैं कि इसमें प्रोफेसर साहब जो है वो क्या कहते हैं। Now, what about the next bar? Bar 2 is to do with the people living nearby, disturbing them. So they chose to move away to somewhere quieter. Now let's look at bar number 3. जी अब लोग डिस्टर्ब करते हैं, ऑल्टरनेट वर्ड क्या यूज किया गया है इस पूरी लिस्ट में? नॉइजी नेबर्स। अब लोग जो नियर बाय जो रिजाइड कर रहे हैं वो डिस्टर्ब करते हैं, तो नॉइजी नेबर्स है और डी हमारा ऑप्शन है जो कि हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखिए। Another reason people change their place of living is because they want to be closer to the city. Okay. Proximity to the city is an issue. Now, जी यहाँ पे क्लोजर का लफ्ज यूज किया गया है नियर की जगह पे एज एन ऑल्टरनेट ऑप्शन, और जवाब उन्होंने खुद ही दिया है विद एन ऑप्शन। अब आगे हमारा आंसर है क्वेश्चन है 29 जिसका हमने आंसर देना है। bar number 4 refers to problems when the owner of the property won't help fix things that go wrong. जी हमारा आंसर गुजर गया। ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी वोंट हेल्प टू फिक्स प्रॉब्लम्स। अब ऑनर जो है वो लैंडलॉर्ड को कहते हैं। लैंडलॉर्ड जो कि जगह का मालिक होता है, ऑनर जो कि किसी जगह का मालिक होता है। वोंट हेल्प, वो अंडरस्टैंड नहीं करता कि क्या प्रॉब्लम है। दिस मीन्स अनकोऑपरेटिव लैंडलॉर्ड। हमारा ऑप्शन ए है स्क्रीन पर अगर आप देखें, अनकोऑपरेटिव लैंडलॉर्ड यानी कि ओनर जो है वो प्रॉब्लम अंडरस्टैंड नहीं करता टेनेंट्स की। ये अल्फाज जो है ये आपके टेप स्क्रिप्ट में दोहराए गए हैं। लास्ट जी अगर हम गौर से देखें हमारा आखिरी एक सॉल्व किया हुआ वो खुद जो है वो एग्जांपल देंगे और फिर उसके बाद In other words, the owner is not helpful, and so the tenants move out. Okay. Now, what about bar 5? Bar 5 is about those people who move because they need a bus or train to get them into the city or to go to work. अब देखिए ये आंसर अगरचे ये सोल्व है, उन्होंने डायरेक्टली वर्ड ट्रांसपोर्ट यूज नहीं किया। ऑप्शन जी लिखा हुआ है, बस ये ट्रेन हासिल नहीं कर सकते। तो बस ये ट्रेन क्या है? दैट्स अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्टेशन के जराए हैं। दीज आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू गेट फ्रॉम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, टू गेट टू सम प्लेस, किसी जगह पर पहुंचने के लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे मौजूद है, जबकि टेप स्क्रिप्ट में क्या कहा गया? ट्रेन्स एंड सच थिंग्स। अब लास्ट में हमारा क्वेश्चन है जी, गौर कीजिए। Okay. And bar 6? Bar number 6 is interesting. That reason was given quite a lot. People moving because they wanted to be in a more attractive neighborhood. Oh, yes. Thank you very much. That is the end of section 3. जी यहाँ पे अट्रैक्टिव नेबरहुड में जाना चाहते हैं, जो आखिरी बार है जिस पे नंबर 30 लिखा हुआ है, जो कि आपका क्वेश्चन है। यानी कि क्लीन इन्वायरमेंट में जाना चाहते हैं, बेहतर इन्वायरमेंट में जाने चाहते हैं। अट्रैक्टिव नेबरहुड जो कि लोगों को पसंद होती है, कोई चीज़ अपनी तरफ खींचती है, बेहतर चीज़ होती है। ऑप्शन बी हमारा आंसर है, क्योंकि इसके अलावा तो कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। रेंट ऑब्वियसली इसमें नहीं है क्योंकि रेंट के बारे में बात नहीं की गई। ट्रांसपोर्ट इससे बिल्कुल पिछला जो है वो दिया गया है। वर्क लोकेशन ये ऑब्वियसली इससे पहले नहीं निकला। और उसके बाद नियर सिटी हमारा ऑप्शन ही है जो कि उन्होंने खुद ही दिया था। नॉइजी नेबर्स के बारे में हमने बात की। स्पेस का इश्यू था, अनकोऑपरेटिव लैंडलॉर्ड था, और बचता एक ही है हमारे पास इन्वायरमेंट से रिलेटेड, यानी अट्रैक्टिव नेबरहुड।
और उसी की तरफ लोग मूव करना चाहते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो इसमें 3 डिफरेंट एग्जाम के जो है वो क्वेश्चंस थे। इसमें जो है अस्टोनिशिंगली एक बार चार्ट आया। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है, बसा औकात जो स्टूडेंट पहली दफ़ा ऐसा चार्ट अपने टेस्ट में देखता है वो गड़बड़ा जाता है कि इसे हल कैसे करना है। टेक योर टाइम, रीड द क्वेश्चन, अगेन आई वुड से रीड द क्वेश्चन विद कंसंट्रेशन, और उसमें जब तक आप इन्हमाक से नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप अंडरलाइन नहीं करेंगे, आप अंडरलाइन कर लें या वर्ड को सर्कल कर लें, और उसके बाद जब तक आप पूरे ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इस काबिल नहीं होंगे कि आप अच्छे तरीके से जवाब दे सके। ये टेस्ट जो है ये कंप्रीहेंसिवली फोकस करता है एक्सप्लोर करने में आपकी एबिलिटीज। नंबर 1, आप कितना अटेंटिवली यानी कितनी तवज्जो से जो है वो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं और टेप स्क्रिप्ट सुनते हैं। नंबर 2, आप डिफ्रेंशिएट करने के काबिल हैं या नहीं जो आंसर्स प्रोवाइड किए गए हैं और जो आंसर्स नहीं प्रोवाइड किए गए उनमें। नंबर 3, आप कितना गौर करके जो जब आंसर शफल होते हैं उन पे गौर करते हैं। और अगर आप इब्तिदाई क्वेश्चंस में देखें, क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22, तो आपको मालूम होगा कि उसमें जो सेकंड क्वेश्चन था 22 यानी कि उसमें जवाब फौरन दे दिया गया, लेकिन स्टेटमेंट लंबी चली और लंबी चलने के बाद प्रोफेसर ने अलाउ किया कि मैं आपको टाइम दे दूंगा, हालांकि वो हमारा क्वेश्चन या आंसर नहीं था। लेकिन बाज़ औक़ात पूरी चीज़ सुनने में आपको आगे आने वाली जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाती हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ आपके लिए क्लियर होगी। जी, हम एक और एग्जाम्पल करते हैं जो कि सेकंड एग्जाम्पल है पार्ट 3 की आइट्स के लिसनिंग टेस्ट की। और अगर आप अपनी स्क्रीन देखें, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपसे। जी, ये टेस्ट आपके सामने है। अगेन इट कंसिस्ट ऑफ 21 to 30 क्वेश्चंस और इसमें 2 पोर्शंस में हमने करना है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन क्वेश्चंस को बड़ा कर देता हूं क्योंकि ये थोड़े से छोटे हैं और हमें बहुत सी चीज़ें जो है ये वाज़े होती जाएंगी इसमें। क्वेश्चन 21 to 25 पहले हैं जी, और इसमें से हमने अगेन चूज द करेक्ट लेटर ए, बी और सी जो है इनको चूज करना है। अभी तक मल्टीपल क्वेश्चन जितनी डिटेल में एक्सप्लेन हो चुके हैं, हमारे लिए बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। और अगर अभी भी क्लियर नहीं हुई तो आइए इस टेस्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को देखते हैं। द मैन वांट्स इंफॉर्मेशन ऑन कोर्सेज फॉर, ये क्वेश्चन है जी अबाउट एक आदमी को इंफॉर्मेशन चाहिए। अ पर्सन नीड्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टडीइंग इन अ कोर्स इन अ यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज और अ इंस्टीट्यूशन। हमारे सामने क्वेश्चन है जी द मैन वांट्स इंफॉर्मेशन ऑन कोर्सेज फॉर ऑप्शन ए people going back to college, option B postgraduate students, option C business executives. 22nd क्वेश्चन है जी the study of success, ये पर्टिकुलर टर्म है, पर्टिकुलर टाइटल है कोर्स के लिए। जैसा कि इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वेरी वीडियो मैंने कहा था हर चीज़ के टाइटल पे ज़रूर गौर कीजिएगा, चाहे वो टेस्ट के एक पूरे सेक्शन का टाइटल हो या ब्रैकेट्स में दिया गया हो यानी इन्वर्टेड कोमास में दिया गया हो, हाईलाइट किया गया हो आपके लिए, इससे आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। The study for success seminar lasts for option A 1 day, option B 2 days, option C 3 days. Question number 23. In the seminar, the work on writing aims to improve. आपने हाईलाइट कर लेना है, सॉरी आपने अंडरलाइन करना है, ये सर्कल कर लेना है जो आपका कीवर्ड है। यानी इन द सेमिनार द वर्क ऑन राइटिंग एम्स टू इम्प्रूव, किस चीज़ पे एम करता है, किस चीज़ पे फोकस करता है। ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। ऑप्शन ए कॉन्फिडेंस, बी स्पीड, सी क्लैरिटी। Let's move to question 24. Reading session help students to read. अब किस चीज में मदद करता है? help का वर्ड यूज किया गया है जिसे आपने अंडरलाइन करना है और बेसिकली है क्या रीडिंग सेक्शन है। रीडिंग सेक्शन हेल्प बेसिकली या जो रीडिंग सेशंस हैं वो आपकी किस चीज में हेल्प करते हैं। ऑप्शन ए है जी एनालिटिकली, नंबर बी यानी ऑप्शन बी है एज फास्ट एज पॉसिबल, ऑप्शन सी थॉरोली। लास्ट क्वेश्चन है जी जो फर्स्ट सेक्शन है पार्ट 3 का, इसमें यानी 25th क्वेश्चन। द सेमिनार ट्राइज टू, ऑप्शन ए
prepare learners physically. Option B, encourage interest in learning. Option C, develop literacy skills. आइए अपनी लिसनिंग की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि लिसनिंग टेप स्क्रिप्ट में हमारे लिए क्या मौजूद है. Section 3. You'll hear a conversation in a university student services office. First, you have some time to look at questions 21 to 25. Now listen carefully and answer questions 21 to 25. Hello, I'm Dawn Matthews. Yes, hello. I've been referred to you because I'm inquiring about the refresher courses that you run. I'd like to find out a bit more about them. Okay. Well, we run quite a few different short courses for students who are either returning to study or studying part-time. Tell me about your situation. Well, I think that I really need some help in preparing for the coming semester, especially to build up my confidence a bit and help me study effectively because, you see, I've been out in the workforce for nearly 12 years now, so it really is a long time since I was last a student. Yes, it can. जी, यहाँ पे हमारा आंसर गुजर गया. और अगर आपने गौर किया हो तो इसमें दो मुख्तलिफ बंदों ने ट्राई की है. पहले खातून ने बताया कि ये जो कॉलेज में रिटर्न करने वाले लोग हैं वो हैं, लेकिन हमारा वो कंसर्न नहीं है. हमारा कंसर्न क्या है? हमारा कंसर्न है जो क्वेश्चन किसके मुतालिक है. क्वेश्चन है उस शख्स के मुतालिक जो कि बेसिकली इंक्वायर करना चाहता है अबाउट कोर्सेज. द मैन वांट्स इंफॉर्मेशन ऑन कोर्सेज. अब इसमें पीपल गोइंग बैक टू कॉलेज, उसने अपने गोइंग बैक की इंटेंशन शो की है कि एक तो नेक्स्ट सेमेस्टर में इनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए. सेकेंडली उसने बताया जी चूंकि मैं 12 साल के बाद आफ्टर ज्वाइनिंग द वर्क फोर्स जो भी वो काम कर रहा था एज अ प्रोफेशनल, 12 साल के बाद वो स्टडी क्या है रिज्यूम कर रहा है. सो पीपल गोइंग बैक टू कॉलेज वो बेसिकली गोइंग बैक कैटेगरी में आता है. वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट में नहीं आता, वो बिजनेस एग्जीक्यूटिव में नहीं आता. उसने स्टडी 12 साल पहले छोड़ी. नाउ ही वांट टू गेन सम कॉन्फिडेंस और उसके बाद वो स्टडी हाल करना चाहता है. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए हमारा आंसर है. लेट्स रिज्यूम. Can seem like a long time, can't it? Well, let me start by telling you what courses we have that might suit you. Are you an undergraduate or a postgraduate? Arts or sciences? Undergraduate, and I'm in the business faculty. Right then. Well, first of all, there's our intensive Study for Success seminar on the 1st and 2nd of February. It's aimed at students like you who are uncertain about what to expect at college and look. जी, यहाँ पे हमारा आंसर गुजर गया. आप कहेंगे 1 डे 2 डेज या 3 डेज का तो जिक्र ही नहीं किया. उन्होंने क्लियरली महीने का नाम दिया और बताया कि फर्स्ट और सेकंड को जो है, फर्स्ट और सेकंड क्या है, 1 जमा 1 2 बन गए तो 2 दिन है. यहाँ पे 2 डेज लिखा हुआ है. ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर है. तो बाज़ औक़ात वो क्लियरली बताते हैं, बाज़ औक़ात अगेन ऑल्टरनेट यूज़ करते हैं. अब आपके सामने ऑल्टरनेट क्या है, ऑन द फर्स्ट एंड द सेकंड, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड को इनको कंबाइन करेंगे कितने बने, 2 यानी 2. सो आंसर इज बी. मूव करते हैं आगे. At a fairly wide range of approaches to university learning to motivate you to begin your study and build on your own learning strategies. That sounds good. What are some of the strategies that are presented? Well, we try to cover all aspects of study. Some of the strategies in writing, for example, would be improving your planning for writing, organising your thinking, and building some techniques to help you write more clearly. With reading, there'll be sessions aimed at getting into the habit of analysing material as you read it, and tips to help you record and remember what you've read. It really is very important to begin reading confidently right from the beginning. There's also advice on how to get the most from your lectures and practice in giving confident presentations, as well as how to prepare for exams.
what about the motivational side of things? Well, there's a range of motivational exercises that we do to help the students feel positive and enthusiastic about their study. The process of learning and exploring a subject can lead to a whole new way of looking at the world, and the study skills and techniques that you build up can be applied in all sorts of different ways. जी, मैंने पॉज नहीं किया और आपको सुनने दिया कि क्वेश्चन 23, 24 और 25 जो है उनका रिस्पॉन्स कैसा है। अगर आप अपने क्वेश्चन में देखें तो सबसे पहले उन्होंने इन द सेमिनार द वर्क ऑन राइटिंग एम्स टू इम्प्रूव, किस चीज़ पे, राइटिंग क्लियरली। बेसिकली इसमें क्लैरिटी का वर्ड यूज़ किया गया ताकि आप बेहतर तरीके से क्लियरली लिख सकें। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडिंग के मुतल्लिक है, उसमें बिल्कुल क्वेश्चन के आगाज पर ही उसने आंसर दिया है। रीडिंग सेशंस हेल्प स्टूडेंट टू रीड एनालिटिकली। क्वेश्चन 24 है जी, एनालिटिकली एनालाइज कर सके ताकि वो बेहतर तरीके से किसी चीज़ को इंटरप्रेट कर सके। लास्ट क्वेश्चन है जी द सेमिनार 1, इसमें उन्होंने बी हमारा ऑप्शन है आंसर का, इनकरेज इंटरेस्ट इन लर्निंग। क्लियरली बात की है कि स्टूडेंट्स का जो है वो इंटरेस्ट डेवलप किया जाए टू इम्प्रूव देयर रीडिंग, टू इम्प्रूव देयर स्टडी स्किल्स। सो इस चीज़ के बारे में बात की गई है। क्लियरली इनकरेज इंटरेस्ट इन लर्निंग हमारा ऑप्शन था जो कि करेक्ट आंसर है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि आगे क्या कहा गया है। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करूंगा क्योंकि हमारे आंसर है। अगेन जी क्वेश्चन 26 to 30 ऑप्शंस हैं और अगेन हमने चूज करना है। इसमें आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए टाइम दिया जाएगा। Before you hear अपनी the rest स्क्रीन of the पे। conversation, you have some time to look at questions 26 to 30. Now listen and answer questions 26 to 30. Actually, I'm very excited about the whole thing of taking up studying again, but, you know, I'm a little nervous about whether I'll manage to get everything done. I suppose it's the same for all mature students. Of course it is. Two of the key components of the course are time management and overcoming procrastination. शुरू में ही हमारा आंसर जो है वो मौजूद हुआ। उसमें क्लियरली जो की कंपोनेंट्स के बारे में उसने बात की है। यूज़ टाइम इफेक्टिवली, यानी टाइम जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो यूज़ किया जाए, यही हमारा ऑप्शन है और यही हमारा आंसर है। People discover that once they learn to plan their days, all the work can be accomplished and there'll still be time for leisure. Is there an enrolment fee? Well, just a minute, let's see. The cost is £30, which includes all course materials and morning tea. You have to arrange your own lunch. Well, that wouldn't be a problem. I already make sandwiches for my 3 kids and my wife and myself every day. I won't have to change my routine. No. Now, I need to tell you that this is a very popular course, and it's essential that you book well ahead of time. In fact, the course convener tells me that there are only 5 places left. What other course might be good for me? There is one other that you could benefit from. It's simply called Learning Skills for University Study, and is on 3 consecutive mornings, starting on a Monday from 9 to 12, and costs £25. जी, हमारे 2 सवालों के जवाब गुजर गए। चूँकि दोनों आलमोस्ट एक ही तरह आगे पीछे कंफ्यूजन के साथ आ रहे थे, इसलिए मैंने पॉज नहीं किया। क्वेश्चन 27 पे चलते हैं। स्टूडेंट हु वांट टू डू द स्टडी फॉर सक्सेस सेमिनार शुड, एक्चुअली उसने बात की थी ओनली 5 सीट्स लेफ्ट, यानी कि सिर्फ 5 सीटें रहती हैं। रिजर्व अ प्लेस इन एडवांस। सो बेसिकली अगर आप ऑप्शंस को देखें, रजिस्टर विद द फैकल्टी ऑफिस, कोई बात नहीं की गई इसके बारे में। कॉन्टैक्ट देयर कोर्स कन्वीनर,
बिल्कुल बात नहीं की गई। इसमें बात किस चीज की गई कि सीटें लिमिटेड हैं, योर सीट्स आर फ्यूअर, ओनली 5। तो इसमें रिजर्व अ प्लेस इन एडवांस है, यानी कि आपको एडवांस में आना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर है। अगर आप नेक्स्ट पे जाएं तो बड़ा जबरदस्त किस्म का डॉज दिया गया यहाँ पे। द लर्निंग स्किल्स फॉर यूनिवर्सिटी स्टडी कोर्स टेक्स प्लेस ऑन Monday, Wednesday and Friday, ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी Monday, Tuesday and Wednesday। ऑप्शन सी Monday, Thursday and Friday। आपने अगर गौर किया हो तो खातून ने टेप स्क्रिप्ट में एक लफ्ज बोला है 3 consecutive days। 3 consecutive days। कंसेक्यूटिव डेज का मतलब है आगे पीछे आने वाले दिन, मुसलसल एक ही सिमत में एक ही तरह आने वाले दिन। अब कौन से दिन हैं जो एक के बाद एक आते हैं? ऑप्शन बी मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। ये बेसिकली कंसेक्यूटिव डेज हैं, एक के बाद एक और फिर उसके बाद एक। तो यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे का अल्फाज नहीं बोले गए, बल्कि क्या लफ्ज यूज किया गया? कंसेक्यूटिव डेज। आइए रिज्यूम करते हैं। This is aimed at upgrading the study skills most school leavers have and help them cope with the increased demands of university study. It focuses mainly on making students more responsible for their own success. What sort of things are covered in this course? Well, basically, it's more advanced thinking, note-taking, reading and writing strategies, but also some input about stress management. जी, हमारा आंसर जो है वो गुजर गया। अ फीचर ऑफ दिस कोर्स इज, यानी कि आदमी ने पूछा कि इसकी स्पेशलिटी क्या है कोर्स की। खातून ने बताया, खातून ने ये नहीं कहा कि आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। खातून ने अलबत्ता ये ज़रूर कहा कि आपकी रीडिंग, राइटिंग और ये चीज़ें इम्प्रूव होंगी। उसमें कोई प्लानिंग के मतलब, वीकली प्लानिंग के मतलब बात नहीं की गई, बल्कि पार्ट ऑफ द कोर्स है जी कोपिंग विद स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट का लफ्ज बोला। स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है ड्यूरिंग द स्टडी, ये इसका पार्ट है कोर्स का। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो आंसर के तौर पर सिलेक्ट किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है जी, आइए सुनते हैं कि इसमें क्या है। I think I'd be better off starting from the basics and looking at all the strategies, don't you? Yes, from what you've told me, I think that's more in line with your situation. All right then. Can I book a place on the Study for Success seminar course now? Yes. Let me just get out a registration form and take down your details. जी, अगर आप क्वेश्चन पे गौर करें तो मालूम होगा द मैन चूजेस द स्टडी फॉर सक्सेस सेमिनार बिकॉज ही इज ओवर 40। एज का तो जिक्र ही नहीं है। ऑप्शन बी ही वांट्स टू स्टार्ट एट द बिगिनिंग। यस, एग्जैक्टली, बिगिनिंग की जगह बेसिक का लफ्ज उसने यूज किया है, क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्ट करना चाहता हूं। तो यहाँ पे उसका ऑल्टरनेट क्या यूज किया गया है? बिगिनिंग। हम ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। ही सीक्स टू रिवाइज ही स्किल्स, कोई बात नहीं की गई, बल्कि असल चीज फोकस क्या है, वो सेमिनार जो है वो क्यों ज्वाइन करना चाहता है, क्यों चूज किया उसने ये कोर्स। अच्छा, आपने गौर किया होगा यहाँ पे एक दफा सेमिनार की जगह लेक्चर का लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया है। So actually they use different types of vocabulary words just to divert your attention. तो इसमें अटेंशन को जो है वो डाइवर्ट नहीं करना, बार बार लिसन करेंगे तो आपकी वोकेबलरी बढ़ती रहेगी और इसका आपको ही फायदा है। चारों मॉड्यूल्स में, आइट्स के जो 4 मॉड्यूल्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, चारों में आपके लिए फायदा है इसमें। और हमारा जो लास्ट 30th क्वेश्चन था, इसमें हमारा ऑप्शन था ही वांट्स टू स्टार्ट एट द बिगिनिंग, यानी बेसिक से स्टार्ट करना चाहता है। ये ऑप्शन बी हम अपनी आंसर शीट पे लिखेंगे। जी, आपकी अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे। अब हम करेंगे आर्ट्स के सेक्शन 3 का पार्ट जो है वो 3। इससे जो है वो हमें आसानी होगी मजीद मल्टीपल क्वेश्चंस को समझने के लिए। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। अपनी स्क्रीन पर एक टेस्ट देखेंगे जो कि अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम 21st, क्वेश्चन नंबर 21 और एंड कहाँ पे कर रहा है जी? 30th पे। और हमारे सामने ग्लोबल डिज़ाइन कंपटीशन है। एक प्रोफेसर और उसके स्टूडेंट के दरमियान ये टॉक है। दे आर टॉकिंग अबाउट अ कंपटीशन एंड द स्टूडेंट इज टेलिंग द प्रोफेसर अबाउट हिज इन्वेंशन एंड अबाउट हिज वर्क।
और प्रोफेसर उसे क्या गाइड करता है ये हम क्वेश्चंस में देखते हैं। आप अपनी स्क्रीन में देखिए। तो फर्स्ट यू हैव टू अटेम्प्ट फ्रॉम क्वेश्चन 21 to 25 और इसमें अगेन आपको चूज करना है जी करेक्ट लेटर ए, बी और सी। फ्रॉम 21 to 25 जो ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं दैट आर ए, बी एंड सी। क्वेश्चन देखिए 21 स्टूडेंट्स एंटरिंग द डिजाइन कंपटीशन हैव टू। अब इसमें हमारा जो कीवर्ड है वो बेसिकली है कंपटीशन। जो डिजाइन कंपटीशन में एंटर कर रहे हैं हैव टू, उन्हें क्या करना है? ए, प्रोड्यूस एन एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन, बी, अडेप्ट एन एग्जिस्टिंग एनर्जी सेविंग अप्लायंस, सी, डेवलप अ न्यू यूज फॉर करंट टेक्नोलॉजी। अब इसमें कीवर्ड आप अंडरलाइन कर लें या सर्कल कर लें और यही चीज आपको आपके आंसर जो है विन करने में मदद देगी। सेकंड है जी 22, जॉन चूज अ डिश वॉशर बिकॉज ही वांटेड टू मेक डिश वॉशर्स। क्या करना चाहता है डिश वॉशर से? अब इसमें मेक डिश वॉशर्स आपका बेसिकली जो है वो कीवर्ड्स हैं। इसमें ऑप्शंस हैं जी ए, मोर अपीलिंग, बी, मोर कॉमन, सी, मोर इकोनॉमिकल। 23, the stone in John's rock pole design is used for decoration to switch it on to stop water escaping. Number 24 है जी in the holding chamber the carbon dioxide holding chamber basically हमारा कीवर्ड है जिसे हम अंडरलाइन करेंगे। इसमें क्या होता है? नंबर ए, changes back to a gas यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि बात चैम्बर उसमें चैम्बर के बारे में बात हो रही है और वहां पे क्या चीज है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड किस में चेंज होगी या किस उसका क्या होगा, अब हम वो देखते हैं। सो हमारा जो कीवर्ड है वो बेसिकली होल्डिंग चैम्बर एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हो सकते हैं, क्योंकि एक ही जगह पर दो काम हो रहे हैं, एक जगह में दूसरा काम हो रहा है। ऑप्शन है जी चेंजेस बैक टू अ गैस, ड्राइज द डिशेज और लास्ट ऑप्शन है जी इज अलाउड टू कूल। 25 है जी एट द एंड ऑफ द क्लीनिंग प्रोसेस द कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें अगेन हमारा जो कीवर्ड है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी जब क्लीनिंग प्रोसेस खत्म होता है। ना ऑप्शन है जी इज रिलीज्ड इनटू द एयर, बी इज डिस्पोज्ड ऑफ विद द वेस्ट एंड सी इज कलेक्टेड रेडी टू बी रीयूज्ड। हम टेप स्क्रिप्ट सुनते हैं और इससे हमें पता चलेगा कि हमारे ऑप्शंस क्या हैं। Now listen carefully and answer questions 21 to 25. Hello, Professor. I'm John Wishart. I'm working on my entry for the Global Design Competition. My tutor said you might be able to help me with it. Ah, yes, I got a copy of your drawings. Come in and tell me about it. What sort of competition is it? Well, it's an international design competition, and we have to come up with a new design for a typical domestic kitchen appliance. I see. And are there any special conditions? Does it have to save energy, for example? Actually, that was the focus in last year's competition. This year's different. We have to adopt an innovative approach to existing technology, using it in a way that hasn't been thought of before. जी हमारा आंसर गुजर गया। इसमें सबसे पहले अब आपके लिए एक चीज नोट करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन से हटके, जो कि दरअसल इस क्वेश्चन में एक तरह से मेंशन भी की गई है। प्रोफेसर को बताते हुए वो बताता है उसने ग्लोबल का वर्ड पहले यूज किया, बाद में ग्लोबल की जगह वर्ड यूज किया इंटरनेशनल। इस तरह वो वोकैबुलरी शफल कर रहे हैं। इंटरनेशनल डिजाइन कंपटीशन है। अब इसके बारे में क्वेश्चन है स्टूडेंट्स एंटरिंग द डिजाइन कंपटीशन हैव टू। इसमें प्रोफेसर ने पूछा इसके लिए क्या खास स्पेसिफिकेशन है, किस चीज पे है और उसमें क्या आपको इनोवेटिव होना चाहिए। और तो उसने कहा जी कि ये पिछले साल का जो था एनर्जी एफिशिएंट डिजाइंस या जो है इसके बारे में जो चीज थी वो लास्ट ईयर थी, इस साल ये नहीं है। इस साल क्या है उसने क्लियरली बताया डेवलप ए न्यू यूज फॉर करंट टेक्नोलॉजी। अब करंट की जगह उन्होंने एग्जिस्टिंग का लफ्ज यूज किया ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पर, यानी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना, जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी मौजूद है उसे मजीद डेवलप करना, और इसी पे जो है उसने काम किया है। सो ऑप्शन सी इज आवर आंसर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिएगा कि अब स्पीकर क्या बोलता है। A
see, that sounds tricky. And what kitchen appliance have you chosen? Well, I decided to choose the dishwasher. Interesting. What made you choose that? Well, they're an everyday kitchen appliance in most Australian houses, but they're all pretty boring and almost identical to each other. I think some people will be prepared to pay a little extra for something that looks different. It's a nice idea. जी, डिशवॉशर को जो है वो डिशवॉशर पे काम कर रहा है, उसके डिज़ाइन पे, और उसने कहा जी ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया के हर घर में ये मौजूद है। तो उसने प्रोफेसर ने उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के मुतल्लिक पूछा, तो उसने कहा जी कि जो प्रेजेंट डिज़ाइंस हैं वो क्वाइट बोरिंग हैं, समथिंग डिफरेंट दैट कैन अट्रैक्ट पीपल, जो लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। अपीलिंग, तो अपीलिंग जो है वो क्लियरली ऑप्शन ए में मेंशन किया गया है, मोर अपीलिंग। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखें, जोश चोज अ डिशवॉशर बिकॉज ही वांटेड टू मेक डिशवॉशर्स मोर अपीलिंग, यानी कि डिफरेंट चीज़ जो कि लोगों को अपील करे, तो ये हमारा आंसर है। मूव करते हैं जी नेक्स्ट में। I see you've called your design the rock pool. Why is that? Basically, because it looks like the rock pools you find on a beach. The top is made of glass so that you can look down into it. And there's a stone at the bottom. Is that just for decoration? Actually, it does have a function. Instead of pushing a button, you turn the stone. So it's really just another way of starting the dishwasher. That's right. It's a really nice design. जी, रॉक पोल उसने कहा जी कि एक बटन है उसमें, उसका क्या फंक्शन है। तो उसने कहा जी कि इसका सिर्फ उस पर ग्लास लगा हुआ, शीशा लगा हुआ है अंदर देखने के लिए। तो ये जो बटन है रॉक पोल, बेसिकली रॉक पोल, इसमें ये इसे टर्न ऑन करने के लिए है, स्विच ऑन करने के लिए है, इसे स्टार्ट करने के लिए। स्टार्ट का लफ्ज़ बोला, ऑब्वियसली स्विच के ऑल्टरनेट के तौर पर बोला है। स्विच इट ऑन, किसी चीज़ का ऑन करना, स्विच इट ऑफ, किसी चीज़ को बंद कर देना। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, यानी कि स्विच ऑन, स्विच ऑफ, ऑन करना और ऑफ करना। सो हमारा आंसर है जी बी। But what makes it innovative? Well, I decided to make a dishwasher that uses carbon dioxide. In place of water and detergent? How will you manage that? The idea is to pressurize the carbon dioxide so that it becomes a liquid. The fluid is then released into the dishwasher where it cleans the dishes all by itself. Sounds like a brilliant idea. Your system will totally do away with the need for strong detergents. So what happens once the dishes are clean? Well, to allow them to dry, the liquid carbon dioxide and the waste materials all go to an area called the holding chamber. That's where the liquid is depressurized and so... जी, यहाँ पे हमारा आंसर गुजर गया। अगर आप क्वेश्चन पे गौर करें, इन द होल्डिंग चैम्बर द कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन है जी, बहुत सी ऑप्शन है जी, ना तो ड्राई डिशेस के बारे में, बल्कि सारे काम करने के बाद चेंजेस बैक टू गैस। ये अगेन दोबारा होल्डिंग चैम्बर पे जाएगा और इसे दोबारा रीयूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये गैस बन जाएगा, ये गैस में हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है ये हमारा जवाब है। लास्ट क्वेश्चन है जी, देखते हैं इसमें क्या है। So it reverts to a gas. Then the oil and grease are separated out and sent to the waste system. It sounds like you've thought it all out very thoroughly. So what happens to the carbon dioxide once the process is complete? Not wasted, I hope. Actually, that's where the real savings are made. The carbon dioxide is sent back to the cylinder and can be used again and again. जी, हमारा आंसर है जी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेंट बैक की होती है सिलेंडर में, एंड इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। इसमें रीयूज की जगह अगेन एंड अगेन का वर्ड यूज किया गया है। रिलीज्ड इनटू द एयर, कोई बात नहीं इससे, यानी कि वो ज़ाया नहीं होती। वेस्ट के मुतल्लिक जो है प्रोफेसर ने बात की थी ऑप्शन बी के मुतल्लिक, इसमें भी उसने कहा था कि उम्मीद है ये वेस्ट नहीं होगी। ऑब्वियसली ये इसके बारे में जो है वो कोई क्लू नहीं है। असल क्लू है कि उसने कहा जी नहीं, वेस्ट नहीं होगी, बल्कि असल में ये यूज़ अगेन एंड अगेन हो सकती है, और यही हमारा आंसर है ऑप्शन सी। मूव करते हैं जी नेक्स्ट। आगे सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 to 30, और इस ब्लैंक्स दी गई हैं। याद रखिए इस थर्ड सेक्शन में, आइस के जो तीसरा सेक्शन है, इसमें ये आप देखेंगे कि इसमें ब्लैंक्स दी गई हैं जो कि अमूमन पहले और दूसरे में दी जाती हैं। और अगर आप गौर करें तो ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है वन वर्ड ओनली, आपने सिर्फ एक लफ्ज़ लिखना है।
मैं आपके दरमियान और टेप स्क्रिप्ट में दरमियान मजीद रुकावट नहीं बनूंगा। आपको टाइम होगा क्वेश्चंस पढ़ने के लिए। Probably not, but that's okay. Well, I'm sure a lot of positive things will come out of your design. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 26 to 30. Now listen and answer questions 26 to 30. Now, you seem to have thought about everything, so what exactly did you need me to help you with? Well, my design has made it to the final stage of the competition, and in a few months' time I have to give a presentation, and that's the part I was hoping you could help me with. जी, यहाँ पे उसने क्लियरली सवाल में पूछा जॉन से, यू नीड हेल्प प्रिपेयरिंग फॉर हिज, पहले पूछा क्वेश्चन पूछा कि आपको मेरी मदद की कैसे ज़रूरत है, तो जॉन ने जवाब दिया जॉन नीड्स हेल्प प्रिपेयरिंग फॉर हिज। उसने बताया जी कि मैंने हर चीज़ तैयार कर ली, इन अ फ्यू मंथ्स आई एम गोइंग टू गिव प्रेजेंटेशन एंड दैट्स द थिंग आई नीड योर हेल्प। यानी किस चीज़ के लिए ज़रूरत है? प्रेजेंटेशन देने के लिए अपने डिश वॉशर के डिज़ाइन से रिलेटेड। तो हमारा आंसर क्या होगा? प्रेजेंटेशन। क्लियरली उसने बताया कि आई नीड योर हेल्प फॉर प्रेजेंटेशन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट जी। हमारा सवाल है द प्रोफेसर एडवाइजेस जॉन टू मेक अ डैश ऑफ हिज डिजाइन। क्या बनाना है अपने डिजाइन का प्रोफेसर की नसीहत के मुताबिक? आइए सुनते हैं। Right, well that should be easy enough. What have you managed to do so far? Well, I've got detailed drawings to show how it will work, and I've also written a 500-word paper on it. I see. Well, if you want to stand a good chance of winning, you really need a model of the machine. Yes. जी, हमारा आंसर गुजर गया। जॉन ने बताया जी प्रोफेसर की इंक्वायरी पे कि मैं बहुत से स्केचेस बना चुका हूँ और मैंने 500 वर्ड्स का जो है वो नोट भी लिखा है। प्रोफेसर ने कहा बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बट यू नीड टू मेक अ डिज़ाइन। आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है एक डिज़ाइन। तो डिज़ाइन होगा उसमें बेसिकली तो आप जो है मॉडल होगा, तो आप मॉडल जो है वो बेसिकली प्रेजेंट कर सकेंगे। डिज़ाइन का ऑलरेडी लफ्ज़ दिया गया है, माय अपॉलॉजी, इसमें मॉडल का लफ्ज़ आएगा कि आप एक मॉडल बनाएं ऑफ दिस डिज़ाइन ऑफ हिज डिज़ाइन, यानी प्रोफेसर उसे नसीहत कर रही है जो कि आप अपनी प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकेंगे। मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। I thought I might, but I'm having a few problems. What's the main difficulty so far? Let me guess. Is it the materials? Yes. I want it to look professional, but जी, यहाँ पे क्लियरली बताया जी कि गुड क्वालिटी लिखा हुआ है, मटेरियल का प्रॉब्लम है बेसिकली। मटेरियल जो है वो नहीं मिल रहा और हमारा यहाँ पे आंसर है मटेरियल। everything that's top quality is also very expensive. Look, projects like this are very important to us. They really help lift our profile. So why don't you talk to the university about a grant? ग्रांट के मुतल्लिक बात की गई है क्लियरली और प्रोफेसर ने कहा है द प्रोफेसर सजेस्ट जॉन अप्लाई फॉर अ ग्रांट, और यहाँ पे व्हाई डोंट यू टॉक टू यूनिवर्सिटी फॉर अ ग्रांट। टॉक टू यूनिवर्सिटी ग्रांट से मुतल्लिक है, क्योंकि उससे पिछले सवाल में उसने कहा है जी सच प्रोजेक्ट्स आर रियली वैल्यूएबल फॉर अस, ये प्रोजेक्ट्स हमारे लिए बड़े अहम हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी से बात करनी चाहिए। किस चीज़ के मुतल्लिक? ग्रांट, यानी कि पैसा या जो भी इस सिलसिला में ग्रांट के तौर पर दिया जाता है उससे रिलेटेड बात करनी चाहिए। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी द प्रोफेसर विल चेक द डैश इंफॉर्मेशन इन जॉन्स रिटन रिपोर्ट। आइए सुनते हैं। I can help you fill out the application forms if you like. That would be great. You'd better show me this paper you've written as well. For a global competition such as this, you need to make sure the technical details you've given are accurate and thorough. Oh, that would be a great help. Is there anything else I can do? Well, I'm really... जी, यहाँ पे क्लियरली जो उसने लफ्ज़ बोला है टेक्निकल डिटेल्स, इंफॉर्मेशन की जगह डिटेल का लफ्ज़ आ गया। इंटरनेशनल कंपटीशन में इस चीज़ की जो है वो टेक्निकल डिटेल्स जो हैं वो आपको अपनी रिपोर्ट में लिखनी चाहिए, ये क्लियरली प्रोफेसर ने बताया। और वर्ड टेक्निकल जो है ये हमारा आंसर है फॉर क्वेश्चन 30।